दहशत गर्द कैसेट नंबर 5। लौंडा है साला, हमें बेवकूफ समझता है। कल के बच्चे अब हमें हुकूमत करने के तरीके सिखाएंगे। वजीर आला ने अपने पहलू से चिमटे पुलिस के आला ऑफिसर से कहा, जिसने तंजिया मुस्कुराहट बहुत पहले से चेहरे पर सजा रखी थी। यहां मौजूद बहुत से लोग इस दरमियान पहलू बदल कर रह गए थे। उन्हें शायद एक सरकारी ऑफिसर का ये अंदाज़े गुफ्तगू बहुत पसंद नहीं आया था। वो चाहते थे कि गद्दारों के लिए भी सरकारी अलकाबात इस्तेमाल किए जाएं और उन्हें दौरान गुफ्तगू भी वही इज्जत दी जाए जो उन्हें सरकार दरबार में बाज मसलहतों के तहत हासिल थी। एक कोर कमांडर की हस्ती ऐसी जरूर थी जिसने इस दर्द को अपना दर्द जाना था। उसके बाद बेईने ही जज्बात थे जो अफसर आला के थे। कोई गद्दार बच नहीं पाएगा मेरे नौजवान दोस्त। उन्होंने अपनी घनी मूंछों वाले बारोब चेहरे के साथ बारी बारी अहले महफिल पर नजर डाली। मेरे ख्याल से अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। मुझे उम्मीद है वजीर आला साहब हमारे साथ ताउन करेंगे। कोर कमांडर की आवाज क्या थी, गोया पिघलता हुआ सीसा था जो वजीर आला के कानों में किसी ने उंडेल दिया था। ठीक है जनरल साहब, ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि उजरत से काम ना लीजिए। बस मैं मरकज में बात करता हूं, कोई फैसला अगर होगा तो आला क़यादत के मशवरे से ही होगा। आप जानते हैं कि अकेला मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि कोई फैसला कर सकूं। उसने मुनाफिकत भरी मुस्कुराहट अपने होठों पर बिछाते हुए कहा, ठीक है, हमें कल तक हुकूमत की मर्जी से आगाह कर दीजिए। मैं इस सिलसिले में 48 घंटे से ज्यादा मोहलत नहीं दे सकता। कोर कमांडर ने खड़े होते हुए कहा। यह इजलास बर्खास्त करने का इशारा भी था। बाबा साहब को वजीर आला का हंगामी पैगाम इस मीटिंग के खात्मे के वो मुश्किल चंद मिनट बाद ही मिल गया था। बाबा साहब, फिल वक्त आप निकल जाइए, मामलात हमारे काबू में नहीं रहे। मैंने बमुश्किल 48 घंटे की मोहलत ली है। इस दौरान बंदोबस्त मुकम्मल है। आपको फिल वक्त मंजर से हटना होगा, वरना कुछ भी मुमकिन है। अभी वो इसी शशोपन में मुब्तला थे कि अचानक मुख्तलिफ दफातर से गिरफ्तारियों के फोन आने लगे। फौज ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। बाबा साहब, आप तैयारी कीजिए, इंतजामात मुकम्मल हैं। 1 घंटे बाद की फ्लाइट से आप उम्रा करने जद्दा जा रहे हैं। यहां से फिर यूरोप की तरफ निकल जाइएगा। रुखसाना ने अचानक ही कमरे में दाखिल होते हुए कहा। ओके ओके, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बाबा साहब की जुबान ने बमुश्किल 2 अल्फाज अदा किए। चंद मिनट बाद ही बाबा साहब अपने खुसूसी मुहाफिज दस्ते के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। मरकज वालों को यही बताया गया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और फौरन उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 डॉक्टर भी उनके साथ जा रहे थे। बाबा साहब की शदीद ख्वाहिश पर उन्हें पहले उम्रा अदा करने के लिए जद्दा ले जाया जा रहा था। आरिफ मियां उस मुहाफिज दस्ते की कमान कर रहे थे जिसने बाबा साहब को जद्दा पहुंचाना था, जिसके बाद रुखसाना और डॉक्टरों के रूप में 2 दहशतगर्दों ने उनके साथ यहां से फरार होना था। शेरगुल खान को आरिफ मियां ने जान पर खेलकर फोन किया था। खान भाई भाग रहा है, जाने ना देना, फौरन एयरपोर्ट पहुंचो, फौरन। शेरगुल खान का खून खौल रहा था। भाग रहा है, वतन फिरोश, हजारों बेगुनाहों का कातिल, खूनी दरिंदा मादरे वतन को दुश्मन के हाथों गिरवी रखकर भाग रहा था। और ये सियासतदान हुक्मरान आज भी उससे इस उम्मीद पर भगा रहे थे कि कभी ये तुर्क का पत्ता फिर चल जाएगा। नहीं बाबा साहब, नहीं, नहीं बाबा साहब, नहीं। उसने दीवाना वार अपनी जीप की तरफ दौड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा, वैशी दरिंदे, दहशतगर्द। शेरगुल खान पर पागलानापन का दौरा पड़ गया था। जजा और सजा का इख्तियार उससे नहीं था। वो सरकारी मुलाजिम था। उसका काम गुनाहगार को पकड़कर कानून के हवाले करना था। लेकिन उसने नौकरी के आगाज पर रियासत से वफादारी का जो हलफ उठाया था, उसमें यह कहीं नहीं लिखा था कि वो किसी वतन फरोश को महज इसलिए भाग जाने का मौका दे दे कि उसमें कुछ सियासी मसलहतें कार फरमा थी। उसने रियासत से वफादारी का अहद किया था, हुक्मरानों से नहीं, और आज वो यही अहद निभाने जा रहा था। उसने जीप पार्किंग में खड़ी की और उस तरफ दौड़ता चला गया जिधर से बाबा साहब ने लॉन्ज में जाना था। अचानक ही जैसे जमीन ने उसके पांव पकड़ दिए। सामने की सीढ़ियों से बाबा साहब का खून आलूद जिस्म लुढ़कनियां खाता नीचे आ रहा था। उसके ताक़ुब में आरिफ मियां चले आ रहे थे। आरिफ मियां के हाथों में पकड़ी ऑटोमेटिक गन से गोलियां मींह की तरह बरस रही थीं। उन्होंने शायद जिंदगी के मजबूत तरीन लम्हात में यह अजीम तरीन फैसला किया था। अभी तक उन्हें यहां कानून का ऐसा कोई मुहाफिज दिखाई नहीं दिया था जो बाबा साहब को रोकने की हिम्मत करता। वो वीआईपी लॉन्च से सीधे जहाज में सवार हो जाते और आरिफ मियां नहीं चाहते थे कि ये भेड़िया बचकर जाने पाए। बाबा साहब, अभी जमीन की कोख पांच नहीं हुई,
माओ ने अभी वतन दोस्तों को जन्म देना बंद नहीं किया। तुम इस जमीन के गद्दार थे, तुम्हारा हिसाब यही होना था। हो गया तुम्हारा हिसाब। उसने मुर्दा बाबा साहब के जिस्म को ठोकर मारते हुए कहा। आरिफ मियां को अपने पहलू में अंगारे उतरने का जानलेवा एहसास हुआ। हिफाजती दस्ते में बाबा साहब के किसी जानिसार ने हिसाब बराबर कर दिया था। उसने बमुश्किल गर्दन घुमाई। सामने से शेरगुल खान भागता आ रहा था। मीनारे पाकिस्तान की तरह आरिफ मियां अपने कदमों पर जमकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने दोस्त के इस्तकबाल में दोनों बाजू फैला दिए। खान भाई, मैंने मार दिया मैंने इस कुत्ते को जहन्नम नसीब कर दिया। अल्लाह 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 मेरे गुनाह माफ करना। अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत करना। ऐ मेरे मालिक, मेरे वतन पे कभी कोई आँच ना आए। तू बाजी ले गया, मुझसे बाजी ले गया। आरिफ तो जीत गया। गुलशेर खान ने उसके मुर्दा जिस्म को अपने सीने पर थाम रखा था। मीनारे पाकिस्तान अपनी पूरी अजमत और जाहो जलाल के साथ उसके कलेजे से चिमट गया था। हट जाओ भाई, हट जाओ, बुज़दिल हो, बेखैर तो दफा हो जाओ। खबरदार, तुम इस काबिल नहीं कि मादरे वतन के इस शेर के चेहरे की ज़ियारत कर सको। उसने आरिफ मियां का लाशा अभी तक कलेजे से लगा रहा था। एक आलम वहशत था जिसने उसके बदन में बिजलियां भरती थी। वो किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहा था। इसी तरह आरिफ मियां का लाशा अपने कलेजे से लगाए वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। बेटा, ये शहीद हो गया, बस इसका काम खत्म हुआ। इसे आराम करने दो, देर ना करो। आसमानों पर इसका इंतजार हो रहा है भाई। आरिफ मियां अब यहां नहीं है। अल्लाह ने उनसे जो काम लेना था भाई ले लिया। हम कौन होते हैं उसके कामों में मुदाखलत करने वाले? ये वतन अब जमीन की अमानत है। आओ इसे जमीन को वापस लौटा दे। शेरगुल को अपने कंधे पर मेहरबान हाथ का दबाव महसूस हुआ। ये उसके इंचार्ज ऑफिसर थे जिनके नौरानी चेहरे को वो टिकटिकी बांधे देख रहा था। उन्होंने शेरगुल के हाथ से पिस्तौल पकड़कर उसके हॉस्टल में वापस डाल दिया और अपने दो साथियों की मदद से आरिफ मियां का लाशा बड़े एहतराम से उस स्ट्रेचर पर बिछा दिया जो यहां तक लाया गया था। शेरगुल का सारा बदन लरज रहा था। उसके कपड़े आरिफ मियां के खून से रंगीन हो रहे थे। वो दोनों पांव पर आरिफ मियां के सराहने बैठ गया। हलाल अहमर वालों ने एक चादर उसके जिस्म पर डाल दी थी। अचानक जैसे शेरगुल का कलेजा फट गया।
اس کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی جاری ہو گئی. وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگا. پھر اس نے اپنی حالت پر بہادروں کی طرح قابو پا لیا. ہلارے احمر والے اب لاش ایمبولینس میں رکھنا چاہتے تھے. اس نے عارف میاں کے چہرے پر پڑی چادر سرکا دی. نور کا ایک حالہ اس کے چہرے کے گرد ٹنگ گیا تھا. اس نے زندگی میں ایسا پرسکون چہرہ نہیں دیکھا تھا. جھک کر شیرگل خان نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کھڑے ہو کر اس کو سلوٹ کیا. اس کے تعاقب میں کھٹاک کھٹاک کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. یہاں موجود ہر شخص اس کی تقلید میں عارف میاں کی عظمت کو سلوٹ مار رہا تھا. ہلال احمر کے رضاکار عارف میاں کا جوان لاشا اٹھائے ٹرمینل سے باہر جا رہے تھے. یہاں موجود لوگ دو رویا قطاروں میں کھڑے ہو کر جیسے اسے گارڈ آف آنرز پیش کر رہے تھے. لاش ایمبولینس میں رکھ دی گئی. سائرن بجے اور عارف میاں اپنی ابدی آرام گاہ کی طرف چل دیے. ان کی ایمبولینس کے تعاقب میں سرکاری ایجنسیوں کی گاڑیاں جلوس کی صورت میں جا رہی تھیں. بالکل یوں جیسے حاکم شہر کو تکریم دی جاتی ہے. وہی تو تھا حاکم شہر، روشنیوں کے شہر کا، شہر نگارہ کی آن پہچان. وہی تو تھا، وہی. اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی. آپ کے لیے پڑھا حیدر فاروق نے. آڈیو کنٹرولز پہ ہیں عارف بزمی. یہ اس کتاب کی کیسٹ نمبر 5 اور آخری کیسٹ ہے. PFFP آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے. ان کتابوں کی پر وقت واپسی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اب انشاءاللہ آپ سے پھر کسی کتاب میں ملاقات ہوگی. آڈیو ورلڈ کی جانب سے اللہ حافظ.